प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत विदेशियों के विवरण के भाग 2 में चीनी और अरब लेखकों से संबद्ध चर्चाएं करेंगे। पहले भाग में यूनान और रोम के लेखकों को हमने देखा था। अब इस खंड में हम चीन और अरब से आने वाले विदेशी लेखकों के बारे में और उनके रचनाओं के बारे में, उनसे इतिहास की जानकारी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले चीनी लेखकों की चर्चा करते हैं। चूँकि बौद्ध धर्म वहाँ बहुत लोकप्रिय था और वहाँ के बौद्ध तीर्थ स्थल के चाहने वाले भी बहुत थे और बौद्ध तीर्थ स्थल भारत में ही था, तो स्वाभाविक रूप से वे भारत की यात्रा करना चाहते थे। उनके लिए निश्चित तौर पर यह पवित्र धार्मिक यात्रा होती थी और वे यहाँ आकर के बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते थे। उन्होंने यहाँ जो कुछ भी देखा, सुना, घूमा दे और बात की, उनको अपने लेख में लिखा। अधिकांशतया इन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखा है और बहुत सारी बातें भारत के बारे में बताया है। चीनी लेखकों में सुभाचीन की बात करें, ये सुभाचीन चीन का इतिहास का जन्मदाता है। इसे फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं चीन में। जिस तरह से हमने हेरोडोटस को देखा था कि यह यूरोपीय इतिहासकार, उसे कहते हैं कि ये हमारा इतिहास का जनक है। उसी तरह से हेरोडोटस की तरह चीन में सुभाचीन को कहते हैं कि यह हमारे इतिहास का जन्मदाता है। लिखित इतिहास ग्रंथ यहाँ से उसकी वहाँ प्राप्त होता है। यह प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का व्यक्ति है, तो नेचुरली ये फर्स्ट सेंचुरी BC की बातें करता है। हम फाहियान की बात करें तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में भारत की यात्रा किया था और यहाँ पर 309 से लेकर 414 ईस्वी तक लगभग 15 वर्षों तक भारत में रहा। फाहियान के यहाँ पहुँचने का मुख्य उद्देश्य यही था कि वह बौद्ध पांडुलिपियों, बौद्ध पुस्तकों को समझ लें, बौद्ध पांडुलिपियों का संग्रह करना, तीर्थ स्थलों की यात्रा करना, विशेषकर बौद्ध तीर्थ स्थलों का, और इसीलिए उसने अपना अधिकांश समय बौद्ध विहार और केंद्रों में ही व्यतीत किया। फाहियान ने भारत के धार्मिक जीवन, विशेष रूप से बौद्ध धर्म की तत्कालीन अवस्था के बारे में बहुत अच्छी सूचनाएं देता है। उसने मध्य प्रदेश के शासन और सामाजिक जीवन का भी विवरण दिया है। पाटलिपुत्र में 3 साल रहने के कारण बहुत सारी बातें पाटलिपुत्र के बारे में भी लिखा है। लेकिन यहाँ एक ध्यान देने की बात यह है कि वह अपने सम्राट का नामोल्लेख तक नहीं करता। क्यों नहीं करता, यह भी बात का विषय हो सकता है, क्योंकि सम्राट उस समय गुप्त थे और गुप्त वैष्णव धर्म को मानने वाले थे, शाक्त धर्म को मानने वाले थे, शैव मानने वाले थे। तो प्रारंभिक गुप्त नरेश बौद्ध नहीं थे। हो सकता है इस कारण से भी नाम न लिया हो, लेकिन जो भी है, इसने नाम नहीं लिया कि कौन सा सम्राट है
जिसके काल में वो भारत घूम रहा है और निश्चिंत होकर घूम रहा है। अब हम बात करते हैं सुंग युन की। सुंग युन 518 ईस्वी के लगभग भारत पहुंचा था और यहाँ आने के बाद 3 साल तक रुका और उसने 170 बौद्ध ग्रंथों की प्रतियां एकत्र की थी। उससे निश्चित तौर पर भारत के बारे में बहुत अधिक सूचनाएं प्राप्त होती हैं। अगले चीनी यात्री की बात करें, ह्वेनसांग या युआनचांग, ये बहुत प्रसिद्ध है। इसको प्रायः हम जानते हैं कि हर्षवर्धन के काल में भारत आया था और भारत में यह लगभग 16 वर्ष तक रहा भी, जो चीनी यात्रियों में लगभग सबसे ज़्यादा दिन तक रुकने वाला था। 16 वर्ष 629 से लेकर 645 ईस्वी तक ये भारत में निवास करता है विभिन्न स्थानों पर। इन वर्षों में वह अनेक स्थलों पे गया, विशेष करके बौद्ध तीर्थ स्थलों पर गया, मठ, विहार, विश्वविद्यालय और ऐसे भी वह पर्यटन करता रहा, अनेक स्थलों पर घूमा। सबसे ज़्यादा उसको प्रिय कन्नौज और नालंदा लगा। कन्नौज हर्षवर्धन का काल था, हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन ने इसे अपना मित्र मान लिया था और गुरु के रूप में भी मान लिया था। और नालंदा शिक्षा का केंद्र, विशेषकर बौद्ध शिक्षा का केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय था। इसलिए ह्वेनसांग का लगाव इन 2 जगहों पर ज़्यादा रहा। ह्वेनसांग ने जो यात्रा वृत्तांत लिखा उसमें भारत की धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक जीवन के लिए बहुत सारी सामग्री दी है। विशेष करके ये ह्वेनसांग आने के बाद हर्ष के विषय में लिखना चालू किया था, लेकिन हर्ष के पहले जब वो आया था उससे पहले का भी हर्ष का विवरण देना चाहता है। इसलिए कुछ बातें हर्ष के प्रारंभिक जीवन का भी इसने दिया है। तो ह्वेनसांग से हमें हर्षवर्धन के समय की राजनीतिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, प्रशासनिक स्थिति, हर पहलू पर लगभग इसने प्रकाश डाला है, इसने लिखा है। अगले लेखक की बात करें तो ह्वेनसांग का मित्र था हुइली। वह आता है और साथ में और उसने भी ह्वेनसांग के बारे में बहुत सारी बातें लिखा। उसने अपना ध्यान ही केंद्रित किया था ह्वेनसांग पर और ह्वेनसांग की जीवनी लिखता है और इसमें ह्वेनसांग का ही विवरण प्रस्तुत करता है। वो कहाँ गया, किससे मिला, क्या क्या काम हुआ, उसने कितना बौद्ध ग्रंथ एकत्र किए, किसने लोगों से मुलाकात की, कहाँ वाद विवाद किया, इन सब के बारे में उसने अपने विवरण दिए हैं। तो निश्चित तौर पर हुइली जो ह्वेनसांग की जीवनी लिखता है, यह भी हमारे इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण बनता है। अगला हम इत्सिंग की बात करें जो 671 से 695 के लगभग भारत में रहा और इन 10 वर्षों में लगभग 675 से 685 के आसपास तक वह नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। निश्चित तौर पर बौद्ध अध्ययन किया और बौद्ध धर्म का अच्छा ज्ञान उसने प्राप्त किया। जब वो चीन लौटने लगा तो लौटते समय बौद्ध ग्रंथों की 400 पांडुलिपियाँ ले गया, ऐसा माना जाता है। और उसमें
संस्कृत की पांडुलिपियाँ भी बहुत सारे ले गए और इत्सिंग ने इन सब को एक जगह एकत्र करता है और ये अब रिकॉर्ड के रूप मिलता है, ए रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन एज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। ए रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन एज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया में उसने अपने विवरण दिया है। निश्चित तौर पर हम जानते हैं कि यह विवरण उसका चीनी में है जिसको अंग्रेजी में लिखा गया, तो अंग्रेजी में ये बातें कही गई हैं, रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट मुख्य रूप से इसकी। तो इसने बौद्ध संघ के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में बहुत सारे विषय चुने और उनके बारे में लिखा है। ये इसके बाद हम बौद्ध विद्वानों की बात करें तो मा त्वा-लिन आता है, जो हर्ष जब पूर्वी भारत जाता है, विशेष करके ये कामरूप की तरफ अभियान कर जाता है, तो उसके बारे में मा त्वा-लिन इसके बारे में लिखता है। निश्चित तौर पर यह हर्ष को शीलादित्य कहता है और उनके बारे में भी लिखता है और यह कहता है कि शीलादित्य ने मगध राज की उपाधि ले ली थी, यानी उसने मगध पर अधिकार कर लिया था, ऐसा मा त्वा-लिन कहता है। हम चाउ जू कुआ को कहें तो चाउ जू कुआ मुख्य रूप से जो चोलों के बारे में सूचनाएं देता है, इसलिए यह इम्पॉर्टेंट है कि यह दक्षिण भारत के चोल राजाओं का विवरण देता है। इसके बाद हम बात करें तो तिब्बत का एक लेखक, महत्वपूर्ण लेखक, बौद्ध लेखक तारानाथ है। तारानाथ लगभग 12वीं शताब्दी में भारत आता है और इसने 2 पुस्तकें लिखती है। एक का नाम है कंगयुर, दूसरे का नाम है तंगयुर। कंगयुर और तंगयुर, तो कंग और तंगयुर इन दोनों में ऐतिहासिक प्रसंग खूब दिए हैं, लेकिन इसने जो लिखा है तारानाथ ने, वह बहुत अधिक बढ़ा करके अतिशयोक्ति जिसे हम कहें दिखाई देता है और अतिशयोक्ति होने के कारण हम विश्वास भी कम कर पाते हैं। जिस चीज़ पर लिखता है वह बहुत बढ़ा देता है। बौद्ध धर्म की प्रशंसा करता है तो बहुत करता है, और जो बौद्ध धर्म के प्रति अगर थोड़ा भी कहीं उसने देखा कि उसके खिलाफ किसी ने कुछ किया है तो उसको भी बहुत बढ़ा चढ़ा के देता है, तो ये बहुत अविश्वसनीय बन जाता है। इसलिए वह उतना महत्वपूर्ण हमारे लिए नहीं होता, लेकिन फिर भी इसके जो विवरण हैं इतिहास के लिए हमारे इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम बात करें अरबी फारसी लेखकों के बारे में मुख्य रूप से, तो ये लेखक जो थे, इनके लेखकों की संख्या बहुत अधिक है और बहुत दिनों तक ये हमारे यहाँ आते रहे। लेकिन हम इसमें चर्चा चूँकि प्राचीन भारत की कर रहे हैं, तो इसमें हम 8वीं शताब्दी से लेकर के 11वीं शताब्दी तक लगभग बात करेंगे। इसमें सबसे पहले आने वाले में सुलेमान नाम मिलता है, जो लगभग 851 ईस्वी यानी 9वीं शताब्दी के मध्य में भारत आया और इसने जो पुस्तक लिखी उसका नाम है सिलसिलातुल तवारीख। सिलसिलातुल तवारीख, सिलसिलातुल तवारीख, ध्यान रखेंगे, में उसने गुर्जर प्रतिहार राजाओं के संबंध में जानकारियाँ दी हैं। उसने प्रतिहार राजा भोज प्रशासन की मुक्त कंठ प्रशंसा की है और यह लिखता है कि मुल्तान में प्रतिहारों का बहुत बड़ा आतंक था। तो यह
अपनी बात इस तरह कहता है। अब हम बात करें अल बिलादुरी। यह भी 9वीं शताब्दी ईस्वी में ही आया था और इसने अपनी पुस्तक फुतूह अल बुल्दान में सिंध के अरब प्रांत के रहने वाले प्रांतपाल और जुनैद के द्वारा पश्चिम भारत में जो आक्रमण किए गए थे उनका विशेष रूप से वर्णन किया गया है, जिसमें जुर्ज कहता है गुर्जर क्षेत्र का उल्लेख करता है। अब बात करते हैं अल मसूदी की, जो लगभग 943 ईस्वी में भारत में था। कहते हैं कि ये 941 से 43 तक भारत में रहा और अपनी किताब जो में लिखा है उस किताब का नाम है मुरुजुल जहाब। मुरुजुल जहाब, मुरुजुल जहाब। इसमें इसने तत्कालीन परिस्थितियों विशेष करके राष्ट्रकूटों की उपलब्धियों का अच्छा विवरण देता है। हम बात करें अल्बेरूनी की। अल्बेरूनी बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक है। ये हम जानते हैं महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और इसने पुस्तक लिखी थी तहकीके हिंद, जिसे कहते हैं भारत की खोज, हम हिंदी में अनुवाद करते हैं तहकीक ए हिंद। इसमें बहुत अधिक विवरण मिलता है भारत से संबद्ध, चाहे वो गणित का हो, भौतिक विज्ञान का हो, रसायन शास्त्र का हो, भूगोल है, वो ज्योतिष हो, दर्शन शास्त्र, धार्मिक जीवन हो, यहाँ की रीति रिवाज हो, यहाँ की परंपरा हो, सबका बहुत अच्छा वर्णन किया है। इसने यहाँ के योग के बारे में भी उल्लेख किया है। ये कहता है कि यहाँ के योगी बहुत ही बड़े योगी हैं, जो चारों तरफ आग जला करके बीच में पड़े रहते हैं, सूर्य की तेज रोशनी में, धूप में, गर्मी में पड़े रहते हैं, इनकी आंखें गल क्यों नहीं गई। इस तरह की बातें अल्बेरूनी कहता है। बहुत बड़ा योग का प्रशंसक दिखाई देता है। ये अरबी भी जानता था, फारसी भी, और विशेष बात है कि संस्कृत का भी अच्छा ज्ञान कर लिया था। तो यह एक अच्छा नॉलेज रखता था, इसलिए इसकी बातों पर भी विश्वास किया जा सकता है कि भारत के संबंध में संस्कृत पढ़ा होगा तो ज़रूर समझने में आसानी हुई होगी। हसन निजामी ने ताजुल मासिर लिखा और हसन निजामी लगभग 1193 ईस्वी के आसपास लिखते हैं, जिसमें चाहमान राजा पृथ्वीराज तृतीय के संदर्भ में, विशेषकर उनके अंतिम वर्षों में कैसे कैसे घटनाएं हुई उसके बारे में यह जानकारी देता है। अब हम बाद के और कहें कि जो थोड़ा सा और बाद में लेखक आए, जो बाद में आकर के भी पुरानी कहानियाँ लिखना चालू किए, यानी वो 1200 या 1200 के बाद, 1200 ईस्वी या उसके बाद भारत आते हैं, लेकिन लिखते हैं पहले की बातें। उनमें कुछ हैं जैसे मिनहाजुद्दीन तबकाते नासिरी। तबकाते नासिरी का लेखक है मिनहाजुद्दीन। तारीख़ फरिश्ता का लेखक है फरिश्ता। मोहम्मद उफ़ी ने लिखा जमीउल हिकायत। इन सब ने 1200 ईस्वी के पहले के भारत का किसी न किसी रूप में उल्लेख किया है। तो इस तरह से बहुत सारे और भी लेखक हैं। हम यहीं पे इसको समाप्त करना चाहेंगे क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। तो विदेशी लेखकों का और यात्रियों का जो विवरण है, हम अगर टोटलिटी में देखें, पूरे मिला दें, चाहे वो यूनान के हों, चाहे रोम के हों, चाहे अरब के हों, चाहे चीन के हों, चाहे तिब्बत के हों, जहाँ के भी हों, उन लोगों ने जो कुछ भी लिखा हम उस पर विश्वास करेंगे, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि उनके साथ भी भाषा की कठिनाई रही होगी
और भारतीयों के साथ भी कठिनाई रही होगी, इसलिए वे कहीं न कहीं पर्याप्त जानकारी नहीं पाए हों, ऐसा संभव है। दूसरी बात ये थी कि जो लोग भी बाहर से आए, हमारे यहाँ आतिथ्य की परंपरा है और उस आतिथ्य परंपरा का ये उल्टा समझ लेते थे और अपने आप को अहंकार में ले लेते थे। ये सोचते थे कि नहीं, वास्तव में मैं सबसे बड़ा विद्वान हूँ, मैं सबसे बड़ा देवता हूँ। यहाँ तो अतिथि देवो भव की भावना होती और ये अपने को सच में देवता मान लेते थे। तो ऐसे में ये बढ़ा चढ़ा के जो मन में आता था लिख देते थे। इसलिए यहाँ ध्यान रखना होगा कि उनकी पुस्तकों को बहुत सावधानी से हम देखें, समझें और तब हम उस पर कोई निष्कर्ष निकालें। तो आज हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।